अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें हमें दिया हुआ है प्रोप्राइटरी रेशो 0.8:1। और हमें बताना है कि प्रोप्राइटरी रेशो इम्प्रूव होगा, डिक्लाइन होगा या नहीं चेंज होगा इन नीचे दिए हुए ट्रांजेक्शन से। तो हमने प्रोप्राइटरी रेशो का पहले फॉर्मूला लिख लिया है, शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। और फिर यदि हमने एज्यूम किया है टोटल एसेट्स इक्वल्स 10 lakhs, तो शेयर होल्डर्स फंड्स, तो हम शेयर होल्डर्स फंड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूले में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। शेयर होल्डर्स फंड्स विल बी 8 लाख। अब हमारा केस 1 है, ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर 5 years। तो आपने बैंक लोन लिया है जिसको आपने रीपे करना है आफ्टर 5 years। तो इसके दो इम्पैक्ट होंगे। एक तो आपने बैंक लोन लिया है तो आपका बैंक बैंक इंक्रीज होगा, और दूसरा आपका नॉन करंट लायबिलिटी आपके इंक्रीज होंगे। ठीक है। लोन की बैंक लोन लोन फ्रॉम बैंक या नॉन करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहे हैं, बैंक इंक्रीज हो रहा है। तो यदि हम ये प्रोप्राइटरी रेशो देखें तो यहाँ पर हमें चाहिए शेयर होल्डर फंड्स। तो शेयर होल्डर्स फंड्स है हमारे पास 8 लाख, लेकिन इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो यदि बैंक हमारा इंक्रीज हो रहा है तो बैंक मतलब टोटल एसेट्स में बैंक इंक्लूड होगा, तो ये भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। सो अभी ये हमारा 10 लाख है और इंक्रीज हो जाएगा 5 लाख से। तो नौ शेयर होल्डर्स फंड्स इंक्रीज नहीं होंगे, केवल टोटल एसेट्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं 5 लाख से। तो ये हो जाएगा 8 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख। तो 8 डिवाइडेड बाय 15, 0.53:1। तो पहले था हमारा 0.8:1, अभी है 0.533:1। तो इसका मतलब हमारा डिक्लाइन हो रहा है प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है। तो सेकंड केस, परचेज मशीनरी ऑफ ₹2 लाख बाय चेक। तो जैसे आपने मशीनरी परचेज की, एक तो हमारा क्या इंक्रीज हो जाएगा, मशीनरी मशीनरी हमारी इंक्रीज हो रही है, यानी फिक्स्ड एसेट्स या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और हमने उसे चेक से पेमेंट किया है तो हमारा बैंक बैंक हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो बैंक मतलब करंट एसेट्स हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो ये इससे शेयर होल्डर्स फंड्स पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। मशीनरी और बैंक से शेयर होल्डर्स फंड्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ टोटल एसेट्स में आपको मशीनरी प्लस करना है और बैंक माइनस करना है, यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्रीज हो रहे हैं और करंट एसेट्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। तो फिर 80,000 तो सेम रहने वाला है, डिवाइडेड बाय 1 लाख, 10 lakhs प्लस 2 लाख -2 लाख। बैंक इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है और मशीनरी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारा आ जाएगा 8 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100। सो 80% या 0.8:1। तो ये सेम ही रह रहा है, तो नो चेंज। तो अभी ये है थर्ड पॉइंट, रिडीम प्रिफरेंस शेयर्स ऑफ ₹3 लाख। इससे क्या होगा, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल का हम पेमेंट कर रहे हैं तो प्रिफरेंस शेयर कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी, डिक्लाइन होगी। और बैंक, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक भी डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रिफरेंस शेयर कैपिटल डिक्रीज हो रहा है मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स शेयर होल्डर्स फंड्स डिक्रीज हो रहा है। और बैंक डिक्रीज हो रहा है मतलब करंट एसेट्स हो रहा है, और करंट एसेट मतलब टोटल एसेट्स टोटल एसेट्स भी डिक्रीज होंगे। तो यहाँ पर अब हमारा आ जाएगा 3 लाख से हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस हुए,
और यहाँ से हमारा बैंक रिड्यूस हुआ, यानी कि टोटल एसेट्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। सो 5 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख, तो 0.714:1, मतलब पहले 0.80 था, 0.714 है, तो ये भी हमारा डिक्लाइन हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। अभी फोर्थ केस है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑफ ₹7 लाख। तो इसमें हमारी दो चीजें इम्पैक्ट हो रही हैं, एक तो बिल्डिंग और एक इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बिल्डिंग भी हमारी इंक्रीज हो रही है क्योंकि हमने बिल्डिंग परचेज की है, और इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स भी इशू किए हैं, इसलिए वो भी हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। सो बिल्डिंग हमारी आती है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, मतलब टोटल एसेट्स का पार्ट होगी ये, और इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे शेयर होल्डर्स फंड्स का पार्ट होंगे। तो ये दोनों हमारे इंक्रीज हो रहे हैं 7 7 लाख से। तो +7 लाख +7 लाख, तो यहाँ हो जाएगा 15 लाख डिवाइडेड बाय 17 लाख। 15 डिवाइडेड बाय 17, ये आ जाएगा 0.88। 0.88:1, तो पहले 0.80 था, अब 0.88 है। तो ये हमारा इम्प्रूव हो रहा है। अभी हम कर रहे हैं केस नंबर 5, जिसमें है रिडीम्ड 10% रिडीमेबल डिवेंचर्स ऑफ ₹6 लाख। तो यहाँ क्या होगा, हम डिवेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं, तो डिवेंचर्स डिक्रीज होंगे, लेकिन ये रिडीमेबल डिवेंचर्स हैं, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी की बजाय ये करंट लायबिलिटी में होंगे। तो करंट लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, और यहाँ यदि आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपका बैंक डिक्रीज हो रहा है। बैंक मतलब करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स भी डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ शेयर होल्डर्स फंड्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, सो ये सेम ही रहेगा। लेकिन हाँ, यहाँ से टोटल एसेट्स डिक्रीज हो जाएगा 6 लाख से। सो 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, तो 2:1। और पहले क्या था, 0.8:1, तो ये हो रहा है इम्प्रूव।